नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर बड़ी खबरें लगातार आ रही हैं। रविवार को खेल मंत्रालय के फैसले के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई या तो सामने नहीं आया है, लेकिन इसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह से पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा अब वो कुश्ती की राजनीति से संन्यास ले रहे हैं और वो जीवन में कभी भी कुश्ती संघ का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये एक बड़ा सवाल होता है कि आखिर क्या संघ या बीजेपी ये सोचकर उनको इस जो चुनाव है वहां से अलग किया है, या फिर 2024 के चुनाव को देखते हुए उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया है। इन्हीं सब में आज हम बात करेंगे और हमारे साथ बहुत सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं। राजू विलियम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव सर एमपी से जुड़ रहे हैं, हमारे मध्य प्रदेश के इंचार्ज हैं। और चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी जुड़ रहे हैं, किसान नेता हैं। राशिद जहीर सर जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पहला सवाल मैं राजू सर आपसे लूंगी कि क्या लगता है ये जो जाटों को साधने के लिए ब्रजभूषण को किनारे लगा रही है बीजेपी? सर आप म्यूट है। हाँ जी, आवाज आ रही है सुष्मिता? हाँ, अब आ रही है। आवाज आ ओके ओके। देखिए, मुद्दे की बात यह है कि है तो ये राजनीति ना, और खेल और राजनीति का आपस में जो ये इसका बड़ी नई बात नहीं, पहले से चला आ रहा है और उसी परिप्रेक्ष्य में इस चीज को हम देखते हैं। तो ये जो विवाद था जिसमें ये जो सांसद थे ब्रजभूषण जो है उनके ऊपर ये यौन उत्पीड़न और स्टॉकिंग का जो दोष लगाया था उन्होंने, और उसके लिए बड़ी जद्दोजहद की। लेकिन अब देखने की बात यह है कि अब क्या हुआ ऐसा। मैं आपका ध्यान इस तरफ लेके जाना चाहता हूं कि जो पत्र ये लिखा गया है स्पोर्ट्स जो मिनिस्ट्री है हमारी, पीटी उषा जो भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष है, उनको इस नए चुनाव को लेके कि ये क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उसके अगर आप ध्यान से देखें उसको, तो उसमें साफ पता चलता है कि जो बातें अब की हैं, जो फैसला सरकार के स्तर पे अब लिया गया है, जिन 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 दोषों के चलते लिया गया है, वो दोष तो पहले भी तो ये पहले ऐसा क्यों नहीं लिया गया फैसला कि उसको भंग कर दिया उन्होंने। उसकी जगह जो भारतीय कुश्ती संघ है भंग करके उसकी जगह उन्होंने एक कमेटी जो है वो बनाने का सिफारिश की है। तो ये ऐसे पहले क्यों नहीं? और इस फैसले को लेके जो लोग जो खुद जो पहलवान है, महिलाएं हैं पहलवान हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत नाम रोशन किया है, और ओलंपिक जो उससे बड़ा कोई मुकाबला ही नहीं है खेलों का, उसमें भारत को उन्होंने एक सम्मान दिलाया है, बजरंग पूनिया है। उनके अलावा उनकी तो ये एक तरीके से जीत है जो जदोजहद उन्होंने शुरू की थी। और उसके अलावा भी मतलब वो लोग जो ये समझते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित है और इसका फैसला ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप जिन लोगों ने अपना मान सम्मान जो है, अपनी एक मेहनत की है जिसमें भारत के लिए मान सम्मान, देश का मान सम्मान है, तो उसको देश को उसके साथ खड़े होना चाहिए, वक्त की सरकार को उनके साथ खड़े होना चाहिए। अब आप देखिए कि हालात ऐसे हो गए कि इनके खिलाफ जो एफआईआर है वो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद हुई है। तो ऐसी क्या विवशता अब आन पड़ी कि ये जो बयान दिया उन्होंने, ये जो पत्रकारों से रूबरू हुए हैं ब्रजभूषण, उनकी बिल्कुल ही भाषा उनकी बदली हुई है। वो जो अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, अचानक वो कह रहे हैं कि जी हम तो ले रहे हैं, पीछे हट रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं। उनकी जो मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनकी मीटिंग के बाद ये ऐसा हुआ है। तो पार्टी ने पहले क्यों नहीं सोचा? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि परिस्थितियां, ये बदली हुई जो परिस्थितियां हैं, उनके बाद ये कि ऐसा इनको पार्टी को लगा है। एक तो ये है कि भाई चुनाव जो है वो सर पे है, ठीक है। दूसरा ये है कि मसला सिर्फ एक समुदाय का नहीं, हालांकि बजरंग पूनिया और वो जो साक्षी मलिक और दूसरे हैं,
उनके 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 पक्ष में तो पहले भी आए थे। आप अगर देखें तो जो खाप पंचायत थे उनको वो उनके उनके पक्ष में आई थी पहले भी, जब ये चल रहा था, ये दिल्ली में जब हुआ था इनके साथ वो जिस तरीके के पुलिस के ने व्यवहार किया था, तो पहले भी आए थे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये सिर्फ मसला जाट जो एक समुदाय है उससे भी बड़ा है, वो उसका एक अंश है, वो एक हिस्सा है, क्योंकि जाट समुदाय एक उसकी एक सीमित उसका प्रभाव है। लेकिन ये जो इशू है ये पैन इंडिया इशू है। वहां पे जितने खेल प्रेमी हैं, जो भारत से प्यार करते हैं, जो इन जो है महिलाएं हैं जिन्होंने पहलवानी की है और जो उन्होंने देश के लिए किया है, उसके चलते हुए इस बात का निपटारा तो जनरल इलेक्शन लोकसभा के तभी होना था कि पूरा देश इसके बारे में क्या सोच रहा। तो मुझे लगता है कि ये जो इन्होंने जब इनको दोबारा चुनाव हुआ तो इनके अपने ही बंदे वो संजय सिंह है जिनको उन्होंने बनाया, और उसके बाद वो तस्वीरें खिंचा रहे हैं और वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं कि जैसे उनको कोई हराने वाला नहीं, वो बाहुबली है। उसके बाद उसके रोष में जब वो पद्मश्री लौटाने की बात हुई है, मेडल वो पटकने की बात हुई है, या फिर जो साक्षी मलिक है उन्होंने रोकते हुए जिस तरीके से जैसे पूरे देश ने देखा है कि भाई वो कह रहे कि मैं कुश्ती से संन्यास ले रही हूं, मुझे लगता है कि उस चीज के असर को क्या असर होगा, उस चीज को भांप के ये भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने उनको बुलाया, उनको कहा कि भैया आप करें। उसके बाद उन्होंने जो बाहर बोला वही बोला जो उनको अंदर बोलने के लिए कहा गया है। तो ये किरकिरी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, क्योंकि ये भारतीय कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष हैं भारतीय कुश्ती संघ को लेके हैं, और जो भारतीय कुश्ती संघ है इसका जो है जो अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ है या अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ और संगठन जो है जिसमें इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन भी है, तो उसके साथ भी मैं इसको जोड़ के देखता हूं कि लोकसभा का चुनाव ऐसा है जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो इस वक्त सत्ताधारी पार्टी है वो नहीं चाहेगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उनकी इस तरीके की किरकिरी हो, क्योंकि ओलंपिक्स है। अब विश्व का मीडिया क्या लिखेगा इसके बारे में कि भारत के जो ओलंपियंस हैं उनके साथ ऐसा हो रहा है, वो ऐसा फैसला ले रहे हैं, तो क्यों ले रहे हैं, तो इसकी चर्चा चलेगी और उसका एक जो क्या कहते हैं कि एक एडवर्स इंपैक्ट जो है वो होगा। उससे बचने के लिए ये निर्णय लिया गया है। ये निर्णय जो कि पहले लिया जा सकता था अब लिया है, और मुझे लगता है कि ये राजनीतिक चुनावी राजनीति की मजबूरी के तहत ये लिया गया। धन्यवाद शिष्टा। बिल्कुल सही कहा सर आपने, लेकिन एक कहावत क्या है, एक मीम्स वायरल है कि पल भर में वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया। एक तरफ जब ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि हमारे रिश्तेदार हैं संजय सिंह, और आज उन्हें पहचानने से इनकार कर रहे हैं, क्या केंद्र सरकार का कहीं ना कहीं दबाव है? पुष्पेंद्र सर, ये आपसे सवाल है। पुष्पेंद्र सर। देखिए सुष्मिता जी, सबसे पहले तो मैं तमाम पैनलिस्ट और आपके जो दर्शक हैं उनको आज जो है मैरी क्रिसमस और उसकी क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा, आपने ठीक कहा कि जो जनता का दबाव होता है और जो चुनावी राजनीति है, तमाम निर्णय जो भाजपा के द्वारा किए जाते हैं या नरेंद्र मोदी द्वारा किए जा रहे हैं पिछले 10 साल में, उसके पीछे कहीं ना कहीं इनका राजनीतिक गणित जो है देखा गया है। राजनीति में जो नफा नुकसान है उसको देख करके निर्णय लेते हैं। आज एक मीम और भी जो है, मीम क्या वक्तव्य है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं मौत से नहीं डरता लेकिन मैं बदनाम होने से बहुत डरता हूं। तो वो वाली भाजपा अब नहीं बची है कि जो बदनाम होने से डरती है। आज की भाजपा का अगर या मोदी जी का बयान उस परिप्रेक्ष्य में आए तो वो ये होगा कि भाई मैं जो है और किसी चीज से नहीं डरता, मैं केवल सत्ता जाने से डरता हूं, मेरी सत्ता ना चली जाए कहीं, तो मैं वो हर काम करता हूं जिसकी वजह से मेरी सत्ता मेंटेन रहे और मैं सत्ता में बना रहूं। ये भाजपा और आरएसएस का एक कैरेक्टर हो गया है। दूसरा, पिछले 10 सालों में एक चीज और भारत में बदली है बहुत ज्यादा, वो ये है कि जब भी किसी के खिलाफ कोई व्यक्ति कोई जो है अपराध कर दे तो पहले ये देखा जाता है कि किसने अपराध किया, उसकी जाति और धर्म क्या है।
फिर ये देखा जाता है कि जिसके खिलाफ अपराध हुआ उसकी जाति धर्म क्या है, और फिर उसके हिसाब से अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं, न्याय के अनुसार नहीं लेंगे कि न्याय या अन्याय क्या हुआ, किसके खिलाफ हुआ। देखिए, हमारे यहाँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में किसी व्यक्ति के खिलाफ यदि कोई अन्याय होता है या क्राइम होता है तो तुरंत सारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम स्वतः ट्रिगर हो जाना चाहिए, स्वतः उसकी एफआईआर पहले ही दर्ज होकर के, और पोक्सो का, क्योंकि इसमें एक मामला था जिसको इतना दबाया गया, इतना समय दिया गया कि उसने उनके ऊपर दबाव डाल के पोक्सो वाली कंप्लेंट अपने खिलाफ जो वापस करवा ली, उतना उसको मौका दिया। पहले जनवरी में ये लड़कियां आकर के वहां जंतर मंतर पे जब पहलवानों ने धरना दिया तो उनको 2-3 दिन के अंदर ही बहला फुसला करके और ये बता के कि अन्य लोग इसमें सपोर्ट ना करें नहीं तो राजनीति हो जाएगी, और 2-3 दिन के बाद ही हम सारा काम कर देंगे, वो नहीं किया। जब उन्होंने देखा कि उनके साथ धोखा हो गया तो अप्रैल में वो फिर बैठी, मार्च अप्रैल में ही। उसके बाद भी एफआईआर दर्ज ना करना, जबकि दिल्ली के दिल में आप बैठे हैं, आप सेलिब्रेटेड ओलंपियन, चाहे एशियन गेम्स हो या कॉमनवेल्थ गेम्स हो, उनके मेडलिस्ट हैं, जिनके साथ प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी फोटो जब वो मेडल जीत के आए थे बार बार खिंचवाई है। ऐसे लोगों को जो है जब वहां बैठना पड़ जाए और उसके बाद भी इन्हें शर्म नहीं आई और उन्होंने जो है एफआईआर दर्ज नहीं की, और जब जाकर के वो सुप्रीम कोर्ट गए उसके बाद वो एफआईआर दर्ज होती है। उसके बाद भी हीला हवाली चलती रहती है, किस तरीके से उस सारे ऊपर एक कमेटी बना दी जाती है, जो कि ऑफिशियली क्राइम होने पर कमेटी का कोई रोल ही नहीं है। अगर किसी ने किसी की हत्या कर दी तो पहले क्या कमेटी बैठती है कि करी हत्या या नहीं की, या अपराध कर दिया या यौन शोषण कर दिया? कोई उसका कोई ग्राउंड नहीं था। आपकी एक कमेटी इस तरीके से तो बैठ सकती है, भाई कोई अपराध हुआ है, ठीक है, किसी ने कंप्लेंट की है, कंप्लेंट आते ही वो उसको एफआईआर दर्ज कराने में मदद करती, लेकिन वो खुद ही फैसले में बैठ गई कि यार इनका कोई दोष नहीं है, वो सारी चीजें हुई। उसके बाद चीजें इस तरीके से इस मोड़ पे ला करके छोड़ी कि अंत में चुनाव घोषित कर दिया जबरदस्ती। चुनाव में पहले तो कह रहे इन्होंने ये इतना तो कृपा करी देश के ऊपर के खुद खड़े नहीं हुए, खुद इसलिए खड़े नहीं हुए क्योंकि इनके 3 टर्म मैक्सिमम हो चुके थे, 3 टर्म तक ही वो जो है चुनाव लड़ सकते हैं, तो वो लड़ नहीं सकते थे। बेटों को और भतीजों को और दामादों को उन्होंने फिर नहीं खड़ा किया, फिर ये अपना एक ये जो है प्यादा ला करके वहां खड़ा कर दिया। और क्योंकि इनके खुद के जो वोट थे, जो डेलीगेट थे, उन्हीं के बनाए हुए थे आदमी थे, तो उसमें कोई आम चुनाव नहीं हुआ कि 10-20 लाख लोगों ने वोट दिए। एक छोटा सा कोलिजियम है, वो 50-60 उसमें वोट है, और वो सारे के सारे इनके खुद के गुर्गे हैं जो पिछले 12 साल से इन्होंने पाले हुए हैं। उसमें 2-5 इधर उधर होंगे, बाकी सब इन्हीं की वोट थी, तो 40 वोटों से वो जीत गया, जीतना ही था। और उसके बाद जो इन्होंने दिखाया है, ये वो एक चीज और बताता है, एक चीज और पिछले 10 साल में हुई है कि यदि आप चुनाव जीत जाएं तो आपके सारे पाप जैसे धुल जाते हैं। अरे भाई, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में यदि कोई आज अपराध करे और कल को सांसद चुना जाए या एमएलए चुना जाए तो क्या उसका कोई अपराध नहीं माना जाएगा? उसके मुकदमे सारे खत्म हो जाएंगे। तो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। अरे चुनाव भी कुछ नहीं है, आपने 50 आदमी के हिसाब से चुनाव लड़ा, आप चुनाव जीत गए, फिर भी आपके खिलाफ जो प्रोसीडिंग्स हैं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, वो तो जारी रहेंगी। आपने ये दिखाया कि साहब मेरा बड़ा बड़ा भयंकर दबदबा था इस देश में, और आज भी वो दबदबा कायम है और आगे भी कायम रहेगा। तो मतलब अंगूठा दिखाते हुए पूरे देश को कह दिया कि देख लो, मेरा कुछ बिगाड़ने वाला इस सिस्टम में नहीं है। लेकिन क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जो बैठे हैं ऊपर और आरएसएस जो बैठी है, उन्होंने नीचे फीडबैक लिया। और ये बात केवल जाटों की नहीं है, इसको जाटों तक सीमित करना एक तरीके से महिला खिलाड़ियों और तमाम देश ही नहीं पूरे विश्व की महिलाओं के साथ एक किस्म का अन्याय है। महिलाओं की वोट परसेंटेज, इनको मालूम है, लगातार बढ़ रही है। पुरुषों से ज्यादा वोट परसेंटेज महिला कर रही हैं, और महिला सबसे ज्यादा जो परेशान होती है, चिढ़ती है या नफरत करती है, वो छेड़खानी वाले मामलों से करती है। तो महिलाओं को मालूम है कि इसने काम तो किया है ये, नहीं तो 20-25-30 महिलाओं की कंप्लेंट आना और लगातार अपनी इज्जत को एक तरीके से सबके सामने दांव पे लगा करके सड़कों पर 40 दिन तक महिलाएं, कोई नहीं सेलिब्रेटेड जो है महिलाएं इस तरीके से करने वाली हैं। तो ये उनको मालूम था। और वास्तविकता तो ये कि आरएसएस और भाजपा वाले भी जानते हैं कि ये दोषी है। अगर किसी आरएसएस बीजेपी के घर पर ये चला जाए चाय पीने, तो वो कह देंगे अपनी महिलाओं से थोड़ा अंदर को रहना, इसके सामने नहीं आना है क्योंकि आदमी गलत है। तो सबको मालूम था, उसके बावजूद भी इसने अपनी ताकत दिखाई, और कहीं ना कहीं जो आंखें धृतराष्ट्र की तरह बंद की हुई थी, चुनावी हानि और नुकसान, नफा नुकसान देख करके वो उसमें खुली है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि जहां तक अगर चलिए इसको जाट समाज तक ही सीमित भी कर दें,
तो जाट समाज की लगभग पश्चिम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, और क्योंकि जट सिख और जाट बहुत अलग अलग नहीं है, एक तरीके से वोट करते हैं, और भाजपा का पंजाब में कुछ खास है भी नहीं, तो इनको लग रहा था कि ये 60-65 लोकसभा सीटों पर डायरेक्ट असर डालते हैं। तो इस लिहाज से इन्होंने इसको विड्रॉ किया कि कहीं ये चीज ज्यादा बड़ी ना बन जाए। जैसे इन्होंने संन्यास लेने की कुश्ती से घोषणा की साक्षी मलिक ने, उसके बाद एक और ये बजरंग पूनिया, क्योंकि इस आंदोलन से मैं बहुत क्लोजली जुड़ा हुआ और आपके चैनल पे बार बार मैं उस टाइम बैठा भी था। संजय शर्मा जी ने भी इस चैनल को, आपके चैनल ने बहुत ज्यादा इस आंदोलन को कवर किया था। तो डे टू डे मैं प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन में इस आंदोलन से जुड़ा हुआ था। बजरंग पूनिया तमाम जो है, उन्होंने भी फिर अपनी पद्मश्री वापस की। और एक और पहलवान है जो कि जो है गूंगा पहलवान के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी पद्मश्री वापस करने की घोषणा कर दी। तो इनको लगा कि कहीं ये स्नोबॉल इफेक्ट ना आ जाए, बड़ा मुद्दा ना बन जाए, और चुनाव 2-3 महीने बाद है, और ये मुद्दा महिलाओं का मुद्दा ना बन जाए कि महिलाओं की बेइज्जती होने पर भी ये एक तरीके से दुशासन और दुर्योधन की तरह ठहाके लगा रहे हैं, द्रौपदी का यहाँ चीरहरण हो रहा है। वोट कहीं 2-5% इधर उधर भी खिसकी, या जाट जहां प्रभावित करते हैं डायरेक्टली 60-65 लोकसभा सीटों पर, वहां अगर दिक्कत आई तो कहीं लेने के देने ना पड़ जाए, इस कैलकुलेशन में इसको वापस लिया है। यही चीज हमने किसान आंदोलन के दौरान भी देखी थी। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह का एक चीज बड़ी देखी जाती है कि वो घमंडी बहुत है। एक बार उन्होंने बयान दिया था दबदबा बहुत है, तो एक बार उन्होंने बयान दिया था कि कौन काटेगा मेरा टिकट, नाम बताओ। और तो फिर उन्होंने इतना ज्यादा अहंकार पाल लिया था कि उनको कहीं ना कहीं इस चीज का श्रेय बीजेपी ने दे रखा था। राशि सर, क्या लगता है आपको ये जो इनको श्रेय मिला है, इससे क्या लगता है कि 2024 के चुनाव के लिए इनको कहीं ना कहीं पीछे हटाया गया है? सुष्मिता जी, आपके जिस तरह से प्रोग्राम की जो हेडिंग है कि ब्रजभूषण को किनारे लगाएगी भाजपा, इसमें माफी चाहूंगा 3 खबरें निकलती हैं। पहली बात तो ये निकलती है कि ब्रजभूषण की अपनी हकीकत क्या है, और दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से अपना फायदा नुकसान सोच रही है, और तीसरी बात यह है कि क्या ब्रजभूषण की वजह से जाट समुदाय कुछ कर सकता है। तो पहली बात का मैं जवाब, पुष्पेंद्र जी बैठे हैं, मुझसे बहुत ज्यादा ज्ञानी आदमी है, मैं तो उनको बहुत सुनता हूं, तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि जाटों की जहां तक बात है, राजस्थान के अंदर भी ये मुद्दा मौजूद था, लेकिन जाट वहां टस से मस नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी पर पड़ा। दूसरी बात, जाटों की बात मैं आपको बता दूं कि पूरे 30-35 वर्षों का तो इतिहास मुझे मालूम है कि इस जाटों का वोट जरूरत ज्यादा बड़ा वोट भारतीय जनता पार्टी को जाता है। और इस बार जब ये किसान आंदोलन चल रहा था, उस वक्त उम्मीद ये की जा रही थी कि जाट इस बार कट जाएंगे, और यही वजह है कि वो 3 कृषि कानून, प्रधानमंत्री जी को मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन हम अपनी आम जबान में कहते हैं थूक के चाटना, मैंने प्रधानमंत्री जी के लिए इस्तेमाल नहीं किया, मैं अपनी आम जबान में एक बात कह रहा हूं। प्रधानमंत्री जी कभी पीछे डिगे नहीं, लेकिन चूंकि महसूस ये हो गया था कि ये आंदोलन उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रहा है, तो उन्होंने उनको वापस ले लिया। तो ये तो नफे नुकसान की बात, लेकिन उसके बावजूद भी इस आंदोलन के बाद जब रिजल्ट निकल कर आए, तो लोक नीति का मैं आपको आंकड़ा बता रहा हूं कि उसके अंदर 2017 के बामुकाबले 2022 में जाटों का वोट ज्यादा गया भारतीय जनता पार्टी। ये लोक नीति का वो है सर्वे आंकड़ा है, मेरा नहीं है। तो ये तो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि किसी भी सूरत में जाट हमसे जाएगा नहीं, जाता तो राजस्थान में थोड़ा चला जाता, इस बात की परवाह नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक एक सीट पर अपनी नजर रखती है। ओम प्रकाश राजभर जैसे व्यक्ति को जब प्रधानमंत्री के साथ लाके खड़ा कर देते हैं अमित शाह, तो उस वक्त ये ब्रजभूषण तो ओम प्रकाश से बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, दबदबे के एतबार से। तो जब एक सीट पर 1.5 सीट पर फर्क डालने वाला ओम प्रकाश राजभर प्रधानमंत्री जी के बराबर में खड़ा हो जाता है, तो ब्रजभूषण 3 या 4-5 सीटों पर फर्क डाल देते हैं अपने दबंगे के एतबार से, क्योंकि उनको ये मालूम है कि अगर इनका टिकट काटा गया, देखिए कटेगा नहीं जहां तक मेरा अंदाजा है, क्योंकि वरना ये दूसरी जगह चले जाएंगे, इन्हें अपना दबदबा दिखाना है। लेकिन सवाल यहाँ भारतीय जनता पार्टी पर खड़ा होता है कि आप जो अपने आप को ये दिखाते हैं कि कोई भी आ जाए सामने, हम अपने फैसलों से कभी डिगे नहीं, लेकिन ब्रजभूषण बराबर हंसता रहा, ब्रजभूषण की एक्टिविटीज बराबर आपको मुंह दिखाती रही, चिल्लाती रही, उसके बावजूद भी आपने ब्रजभूषण के खिलाफ वो काम नहीं किया। अगर कोई और होता
इस समुदाय के अलावा मैं आपसे कहना चाहता हूं सिर्फ मुस्लिम समुदाय में आजम खान से बहुत बड़ा नेता है, ब्रजभूषण से बहुत बड़ा नेता है आजम खान, लेकिन आजम खान की हस्ती को खत्म करके रख दिया इन्होंने। ऐसे में आपको दर्जन भर नेता बता सकता हूं, क्योंकि वहां पर इनको एक सीट पर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुस्लिमों का वोट इन्हें नहीं मिलता। तो इन्होंने सोचा ये कि ब्रजभूषण की 1, 2, 3 सीटों भी अगर फर्क पड़ा, और ब्रजभूषण पहले समाजवादी से जीत भी चुके हैं, इनका तो बाबरी मस्जिद वाले मामले में भी इनका नाम था, पंडित इकट्ठा कर लेते हैं, जमावड़ा करते हैं। 8 जनवरी को उनका बर्थडे आने वाला है, उसका सेलिब्रेशन देख लीजिएगा। अब पूरा बलरामपुर, बस्ती और ये तमाम जो एरिया उनके जो है वर्चस्व के अंदर है। इस दबंगई की वजह से उन्होंने अब ये देखा कि चुनाव तो करीब आ रहे हैं, इनको नाराज भी नहीं करना है, इनका टिकट भी नहीं काटना है, लेकिन फिर महिलाओं का एक जो बहुत बड़ा वर्ग, सर ने बिल्कुल सही बात की पुष्पेंद्र जी ने, महिलाओं का एक बड़ा वर्ग है, अगर वो जज्बात में आकर के थोड़ा सा भी भटक गया तो महिलाओं पर, युवाओं पर, गरीब पर, ये 4 वक्त तो बताएं प्रधानमंत्री जी ने, इसमें ये वर्ग जो उनको है परेशानी ना पैदा कर दे, इस वजह से उन्होंने ये फैसला लिया है। तीसरी बात बस आखिरी में ये बताना चाहता था कि इस बात से तो आप बेफिक्र रहिएगा, जाट समुदाय उत्तर प्रदेश में 2-2.5% है, और हरियाणा में ये 18 बताते हैं, और 2011 के मुताबिक 28 बताते हैं। राजस्थान में, इसके अलावा पूरी दुनिया में जाट कहीं नहीं है, इसी बेल्ट के अलावा ये जाट कहीं नहीं जाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। पिछले 30-35 सालों का इनका तजुर्बा है, और ये थोड़ा मोटा आधा ज्यादा 30%, 20% तो वोट करता है, हर किसी का करता है, वो मुस्लिम का भी करता है, बहुजन समाज का भी करता है, सबका करता है, लेकिन बड़ा वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी पे जाएगा। लेकिन जरा सा भी डेंट ना पड़ जाए 2024 के रथ पे, जरा सी भी कोई परेशानी ना आ जाए, इसलिए इन्होंने क्या काम किया, महिलाओं का और ये सहानुभूति वोट ना जो है महिलाओं की तरफ जाके कहीं और ना चला जाए, इसलिए ये वाला झटका दिया है। वरना 1-1.5 साल से ये खेल चल रहा है, पुष्पेंद्र जी को मैं बराबर वॉच कर रहा हूँ, गाड़ी से भी जाते हुए इन्होंने लाइव दिए हैं, और वहां जाते थे ये उसके उस वक्त ब्रजभूषण को क्यों नहीं इन्होंने जो है डिस्टर्ब किया, वो पत्रकारों के साथ बदतमीजी करता रहा। एक पत्रकार का तो हाथ गाड़ी में आने से बचा है, ये बात अलग है, वो गोदी मीडिया का पत्रकार था, सिमता प्रकाश कुछ भी नहीं बोली उसके, नविका कुमार कुछ भी नहीं बोली उसके ऊपर, लेकिन वो दबंगई करता रहा, हाथ मारता रहा, महिलाओं का अदब वो करता नहीं करता वो तो पूरी दुनिया जानती है। लेकिन बात फिर वही है कुल मिला के कि जाट समुदाय कहीं नहीं जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अपनी 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 सीट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने सावधानी से इनको अलग कर दिया, टिकट इनका कटेगा नहीं, और बाकी स्थिति क्लियर हो जाएंगी। ये तो 2-3 चीजें हैं सर। बिल्कुल सही कहा सर आपने। संजीव सर, आपसे अगला सवाल है, क्या सर आवाज आ रही है आपको? पहुंच रही मेरे पास। हाँ सर, ये कह रही थी कि 2024 के चुनाव सामने, क्या लगता है कि ब्रजभूषण के इन कारनामों की वजह से 2024 में टिकट काट देगी ब्रजभूषण का बीजेपी? देखिए, अभी जो बात हो रही है टिकट काटेगी नहीं काटेगी, ये तो बात की बात होगी, लेकिन हाँ, ये पूरा का पूरा मामला ऐसा है, ये सभी को कहीं ना कहीं, जिस तरीके से वो जो हमारी जो पहलवान थी, उन्होंने अपने शूज उतार कर टेबल पे रख दिए थे, और जो द्रवित थी वो, उनका जो पूरा दर्द था, उस दर्द को पूरे देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। और बीजेपी बहुत कैलकुलेट करती है, ये केवल जाटों तक मामला नहीं है, देश का मामला हम इसे कह सकते हैं। बीजेपी बार बार बात यही करती है सुष्मिता जी कि हम जो है महिला अस्मिता की बात करती है, देश की बात करती है, वो बार बार वो ये कहती है कि भाई सबसे सर्वोपरि देश है। तो कथनी और करनी में जो फर्क है, पहले भी देखा है, वो जो आंदोलन था उसको किस तरीके से तवज्जो नहीं मिली थी, कब तक लगातार मौन साधा रहा था केंद्र की सरकार या उनका पूरा जो नीति निर्धारक है, जो करता धरता है, चुपचाप बैठे रहे थे, उनको तवज्जो ही नहीं दी जा रही थी। लेकिन अब 2024 जो सामने है, वो चुनाव और बड़ा एक एक सीट को लेकर संघर्ष होना है। आप जो भी ये जो स्थितियां चल रही हैं अभी फिलहाल में, और जो इंडी अलायंस साथ आया है, वो अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। मोदी को जरूर ये है कि नरेंद्र मोदी जानते हैं या वो मानकर चलते हैं कि उनके मुकाबला कोई कर नहीं पाएगा देश में। उनका अपना एक कहीं उनको ये इल्म है या एक वो मानकर चलते हैं, वो अपनी जगह और सारे चीजें होने के साथ। लेकिन ये मसला केवल जाटों तक सीमित मैं नहीं मानता हूं, ये मसला सभी को कहीं ना कहीं, महिला वर्ग को भी वो द्रवित करता है। वो आम जो, चाहे वो खेल प्रेमी हो या भारतवासी हो, जिसने ये देखा है, जब हम वो सबने एक गर्व महसूस किया था जब वो ओलंपिक में पदक मिला था हमारी पहलवान को। तो अब इस स्तर पर आना पड़े,
प्रयास वो करते रहे, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, वो सब कुछ कर चुके हैं, नहीं मिल रहा था न्याय तो चुनाव के रास्ते गए, चुनाव में भी जो कुछ हुआ सबने देखा है। तो ये बीजेपी कहीं थोड़ा सा मुझे लगता है लेट हुई है, या केंद्रीय नेतृत्व जो है, आला कमान है, वो लेट हुआ है, उसको फैसला लेने में थोड़ा विलंब किया है। जो डेंट लगना था वो डेंट तो लग गया है, लेकिन ये डेंट कितना उनको नुकसान पहुंचाएगा, उस नुकसान की भरपाई या उसी के एक उधेड़बुन में उन्हें जल्दीबाजी में एक निर्णय लिया है। लेकिन देखिए, वैसे हम हमेशा कहते हैं कि मुंह से निकली हुई बोली और बंदूक से निकली गोली वापस आती नहीं, निकल तो चुकी है गोली बंदूक से। ये अब कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा एक मन में भाव रखता है, जो आप भारतीयता की बार बार बात करते हैं, या आप जो बार बार ये कहते हैं महिला हमारे लिए अस्मिता का बातें करते हैं, उसके उत्थान की बातें करते हैं, तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि नुकसान तो कहीं ना कहीं पहुंचाएंगी, कठिनाई तो पैदा करने वाली हैं। उसी की भरपाई का प्रयास किया, लेकिन कितनी भरपाई होगी इसको लेकर, जो निकल चुका है अभी, वो उसको पैबंद लगाने में तो थोड़ा सा मुश्किल पैदा होगी। सुष्मिता जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। राजू सर, एक सवाल आपसे और है कि वैसे तो 3 राज्यों में चुनाव हुए, 5 राज्यों में चुनाव हुए, 3 राज्यों में जीत हासिल की बीजेपी ने। हर जगह ये था कि मध्य प्रदेश में भी लोग नाराज है, राजस्थान में भी लोग नाराज हैं, छत्तीसगढ़ में भी लोग नाराज हैं। लेकिन इन नाराजगी कहाँ जाती है? जब चुनाव होते हैं, चुनाव होते हैं, चुनाव के वोट मिलते हैं और फिर रिजल्ट आते हैं तो एकदम अलग होता है। क्या लगता है कि 2024 के भी चुनाव है, ऊपर से जाटों की नाराजगी, अगर वास्तव में जाट नाराज थे तो राजस्थान में क्यों जीती, इतनी भारी मतों से बीजेपी क्यों जीती? ये सवाल है सर आपसे। देखिए सुष्मिता, ऐसा है, इस बात का काफी अच्छे तरीके से राशिद साहब जब बोला था तो उन्होंने बड़ा इसको सलीके से, बड़ी खूबसूरती के साथ इसको बयान किया। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी फैसले है जिसे हम कहते हैं कि नैतिक स्तर पे वो सही फैसले हैं, उनको भी एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के चश्मे से देखा जाता है। जैसे मैंने पहले अपने चरण की टिप्पणी में यह कहा था कि ये बदली हुई परिस्थितियों का फैसला है। लेकिन आप ये देखिए कि ये सिर्फ कुश्ती संघ को इन्होंने वो सस्पेंड करके और उसकी जगह एक एडहॉक कमेटी बनाने के रिकमेंड किया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, भारतीय ओलंपिक संघ। लेकिन जो दोष है उनके ऊपर, यौन उत्पीड़न के, जो इनका अपना ग्रह कंस्टिट्यूएंसी है गोंडा, वहां पे ये नई बात तो है नहीं है। ये ना सिर्फ ये साक्षी मलिक या विनीश फोगाट ने नहीं है लगाया, उससे पहले भी चला, उसके बाद बातें बड़ी सामने आई, बड़े केसेस कि और भी ऐसे होता रहा है वहां। सवाल है उस पे क्या फैसला लिया जाएगा? क्या सिर्फ इसको राजनीतिक तौर पे अपनी एक रेपुटेशन को ठीक करने के लिए भाजपा ने ऐसा किया, ये फैसला लिया? आपने उनको हटा दिया और ये कह के हटाया कि इसमें, मैं आपको अंग्रेजी में जो शब्द इस्तेमाल किए, वो कह रहे हैं कि गुड गवर्नेंस जो है वो सफर हो रही थी। ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए ये जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, खेल संघ है, उनके संगठन है, उनके अंदर गुड गवर्नेंस चाहिए। इसके लिए इसको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत कानूनी और दूसरी जो क्या कहते हैं गलत बातें हुई। ये आधार है बनाया इनको। लेकिन जो मुद्दा वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। अब उसी में से एक ये नया मुद्दा पैदा हुआ था जो आपके सवाल से भी जुड़ा हुआ है, जिसमें पहले भी चर्चा की है साथी पैनलिस्ट ने, कि भाई उसको क्या किनारे लगाएगी। देखिए, एक बात जरूर है कि ऐसे बाहुबली जो नेता हैं उनको ये बात जरूर समझ लेनी चाहिए कि जो पार्टियां होती हैं ना, नेतृत्व होता पार्टी, ये तब तक उनके साथ खड़ा होता है जब तक उनको उनकी जरूरत होती है। उसके बाद दूध से मक्खी की तरह उठा के बाहर फेंक देते हैं। अब आप देखिए कि व्यक्तिगत तौर पे जो व्यक्ति अभी ये कह रहा था कुछ समय पहले कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, सवाल तो पैदा होंगे ना जब वो आके कहेगा
कि भाई अपना मैं संन्यास ले रहा हूं, तो चर्चा तो चलेगी ऐसा क्या हुआ। जो उनके समर्थक हैं, हमायती हैं, उनमें कि भाई ये तो बड़े बाहुबली नेता थे, हम इनके पीछे थे। तो क्या हुआ जेपी नड्डा साहब के साथ इनकी इनकी मीटिंग में कि ये एकदम से इन्होंने अपनी लाइन जो है वो बदल ली है, तो उससे कमजोर तो हुए ही नहीं। लेकिन जहां तक इस बात का सवाल है कि राजनीतिक तौर और खासकर जैसे मैंने चुनावी राजनीति की बात करी थी कि उसमें क्या इनका असर होगा, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा बड़ा असर नहीं होने वाला। चुनाव अभी दूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात का श्रेय जरूर लेगी कि हमने जो है सही काम किया है। अब जो विरोधी पक्ष है वो इसको कब तक, कहां तक इस मामले को खींचता है कि ये मामला केंद्र में रहे और इसका कोई इनको खमियाजा भुगतना पड़े भाजपा को, और विरोधी जो दल है उनको इसका कोई चुनावी लाभ मिले। ये बात आने वाले समय में देखने वाली है। लेकिन जो हकीकत है, जो तथ्य हमारे सामने है, जो पिछला तजुर्बा है, उससे तो यही लगता है कि भाई जो जाट समुदाय है वो अधिकांश, मतलब सिर्फ एक ही जगह पे नहीं जहां से ये हमारे पहलवान जो हैं वो आते हैं, बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी जिस तरीके का उन्होंने वोटिंग की है, उससे तो ये नहीं लगता है कि इसका कोई असर पड़ेगा। लेकिन पैन इंडिया, जैसे पुष्पेंद्र जी ने बात करी थी कि महिलाएं वो कैसे इसकी प्रतिक्रिया देती है, वो भी चुनाव के जब 3 माह गुजर चुके होंगे इसमें, वो कैसे करती हैं, वो मुझे लगता है कि एक रेपुटेशन का सवाल, एक वकार का सवाल है, जो भाजपा चाहेगी कि ऐसी परिस्थितियां ना पैदा हो जिसमें से कोई विरोधी पक्ष को इस किस्म का हैंडल मिले कि वो इनकी फजीहत कर सके। और दूसरी बात जो मैंने अंतर्राष्ट्रीय वाली बात स्तर पे बात की है, तो ये भी है कि सरकार लोकसभा चुनाव के चलते वो ऐसा नहीं चाहेगी कि भारत के बाहर भी कोई इस किस्म की प्रतिक्रियाएं जिसका जो है इनकी छवि के ऊपर वो किसी किस्म का कोई जरब आए। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये अभी चलेगा, लेकिन जो असली मुद्दा है, जो दोष है, जो उनकी शिकायत है पहलवानों की, जब तक उसका निवारण नहीं होता तब तक ये मुद्दा जो है वो जीवंत रहेगा। और ये जो अभी इन्होंने किया एक कॉस्मेटिक एक्सरसाइज है जो वक्ती तौर पे है। अभी कोई गारंटी नहीं है कि कुछ अरसे के बाद दोबारा किसी इनडायरेक्ट तरीके से उनका वर्चस्व उसके ऊपर फिर बन जाए, ये ब्रजभूषण जी का। लेकिन एक बात याद रखिए कि जितना मर्जी बड़ा बाहुबल नेता हो, चाहे जैसे अभी उन्होंने कहा कि इसका अपनी जो कंस्टिट्यूएंसी, उसके अलावा 3-4 जगह पे भी इनका असर जो देखने को मिलता है ब्रजभूषण जी का, लेकिन वो पार्टी पूरे भारत में अपनी अच्छी छवि के लिए इनकी कुर्बानी दे सकती है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भाई इनकी टिकट भी कट सकती है। अब देखना ये है, ये इस बात पे मनसर करेगा कि ब्रजभूषण कैंप क्या इस बात को संजय सिंह जो है कहां तक इसको लेके जाते हैं। क्या पार्टी के सामने वो खड़े होते हैं कि पार्टी, जैसे उन्होंने संजय सिंह ने कहा था कि हमें तो लेटर नहीं मिला, हम तो इसका जो कानूनी तरीकाकार वो अख्तियार करेंगे, हमारे क्यों सस्पेंड कर दिया, इसके खिलाफ इसको चुनौती देंगे इस फैसले। तो क्या उस रास्ते पे चलेंगे? तो उस पर डिपेंड करेगा कि इनका टिकट कटता नहीं कटता। लेकिन ऐसे नेताओं की कुर्बानियां पहले भी पार्टियां देती रही हैं, और मुझे लगता है कि ये कुर्बानी इस बार भी पार्टी जो है वो दे सकती है। और ब्रजभूषण जो है वो भाजपा से बड़े नहीं। धन्यवाद सुष्मिता जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। अगला सवाल मैं पुष्पेंद्र सर आपसे लूंगी। अगर जाट नेता वास्तव में नाराज हैं, वास्तव में, तो वो सड़कों पे जब, अगर ये ब्रजभूषण का, चलो वो कुश्ती संघ से हट चुके हैं, लेकिन उनके जैसे लोग भी तो अभी कुश्ती संघ में हैं, उनको हटाने के लिए क्यों रास्ते में नहीं आते, क्यों रोड पे संघर्ष नहीं कर रहे हैं? क्या इतने से सब खत्म हो गया?
यही वजह है कि बीजेपी हर बार जीतती आ रही है और हर बार ऐसे जीतती जाएगी, क्योंकि विपक्ष भी साथ नहीं दे रही है। विपक्ष जिस तरह से मुद्दा उठाना चाहिए, जिस तरह से बीजेपी मुद्दा उठाती है, उस तरह से विपक्ष आज तक मुद्दा नहीं उठाया और किसान नेताओं का भी कहीं ना कहीं पीछे पीछे भी हट जाते हैं। जैसे कि आप राकेश टिकैत को भी देख लीजिए, राकेश टिकैत का तो नाम ही हो गया कि आंदोलन दबाते हैं। क्या कहेंगे इस पे सर? देखिए सुष्मिता जी, जहां तक आंदोलन का सवाल है, एक मुद्दे पर जब एक आंदोलन इतना बड़ा हो जाता है, 40 दिन तक सड़कों पे सोए, उसके अलावा पश्चिम यूपी में, हरियाणा में, दिल्ली में और राजस्थान में भी इस विषय पे जो है अनेकों महापंचायत ऑर्गेनाइज की गई। उसके बाद नेगोशिएशन हुई और सरकार ने अपनी जो है चीजें बताई कि हम ये चीजें आपकी मानने को तैयार है। उसके बाद ये हटे हैं वहां से। तो उसके बाद यदि सरकार ना माने तो कहीं ना कहीं ये सरकार के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि सरकार वादा खिलाफी कर रही है। यानी भाजपा जो ये कहती है कि वी आर ए पार्टी विद डिफरेंस, ये कहते 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 ये सत्ता में आए, या हमारा जो है चाल चरित्र और चेहरा अलग किस्म का है। तो ये चीजें जो है, और इसी तरह एक कहावत जो है राजनीति में प्रचलित है कि लोक राज लोक लाज से चलता है। तो यदि लोक लाज नहीं है आपको, तो आप किस किस्म का राज चला रहे हैं? तो यहाँ निश्चित रूप से इनकी कलई कहीं ना कहीं खुली है। और जो अभी विलियम सर भी कह रहे थे कि शायद इसका टिकट ना हो, मुझे पूरा भरोसा भी है कि अब इसको टिकट देना और ज्यादा किरकिरी करवाने के बराबर होगा। और अगर इसको टिकट दिया जाता है तो इसका फिर भारी विरोध होगा कि भाई इस तरह का एक दागी व्यक्ति ही आपको मिला है। और जहां तक वोट प्रभावित करने का सवाल है, ये 2-3 कंस्टिट्यूंसीज में कुछ नहीं, ये सबसे बड़े जो ठाकुरों के नेता, राजपूतों के नेता मानते हैं ठाकुर समाज, वो स्वयं योगी जी हैं कि कोई वोट ये प्रभावित नहीं कर पाएंगे। बिना टिकट के ये लड़के दिखा दें, अगर ये वोट इतने बड़े नेता हैं तो बिना टिकट के लिए इंडिपेंडेंट लड़के दिखा दें और जीत के दिखा दें। और दूसरी बात, यदि इनकी कोशिश ये रहेगी कि भाजपा मुझे नहीं देगी, या भाजपा इस बात से डर रही है कि साहब अगर हम टिकट नहीं देंगे तो पहले ये एक बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर बने हैं, समाजवादी पार्टी भी इनको डंडे से नहीं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि उनके ऊपर भी जो है इंडिया गठबंधन का पूरा दबाव रहेगा कि साहब ऐसे दागी व्यक्ति को आप भी सिस्टम में से आउट करिए। और मुझे तो ये लग रहा है कि हो सकता है कि अमित शाह और जो नरेंद्र मोदी जी हैं, वो बड़ा टाइमिंग उनका बड़ा बढ़िया रहता है। तो उन्होंने ये बकरा तैयारी इसलिए किया होगा कि इसकी कुर्बानी जो है चुनाव से 2-3 महीने पहले देनी है, तो इसकी कुर्बानी अब दे दी गई उसी लिहाज से कि चुनाव इसको जीतने दो, उछल कूद इसको करने दो, जुबान पे इसके कोई काबू नहीं है, ये फिर भी उसी हरकतों को करेगा। और इसका लड़का जिस तरीके से पोस्टर उसने फ्लैश किया कि दबदबा था, दबदबा रहेगा, भगवान का दिया हुआ दबदबा है, उसके बाद तुरंत हो सकता है इसकी कुर्बानी 1-आध महीने बाद देनी होती, इसका कुर्बानी का दिन खुद ही आ गया। और आगे इसको टिकट नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं तो उसका भारी विरोध होगा, इसको मुद्दा बनाया जाएगा। और जो आप कह रही है सड़कों पर उतरने वाली बात, तो वो एक नया ट्रिगर पॉइंट होगा कि भाई अब सड़कों पे उतर लो और इनका भारी विरोध करो हर राज्य में। और महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न है ये। और जिस प्रकार संजीव श्रीवास्तव साहब ने भी कहा कि भाजपा क्या क्लेम करती रही आज तक कि हम भारतीय संस्कृति के सबसे बड़े रक्षक हैं, हम महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं, महिला अस्मिता और महिला सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी बातें, जुमले जो है नारे लगाते रहे। उसके बाद जब इतनी बड़ी बात हो गई तो कुलदीप सेंगर के केस में भी आपने देखा क्या हाल किया, लास्ट में उसके परिवार को भी बर्बाद करने का काम किया। हाथरस की घटना में महिलाओं के साथ बलात्कार के बाद किस तरीके की घटना हुई, किसानों के साथ इन्होंने क्या किया। टेनी महाराज आज भी बाहर घूम रहे हैं, जिन्होंने ऑन कैमरा किसानों के लड़के ने जिसके लड़के ने उनको कुचलने का काम किया। तो इस तरह की घटनाएं जो होती हैं, लगता है कई बार सरकारों को कि हमारा कुछ बिगड़ नहीं रहा है, लेकिन जो जनता है, चाहे वो वोटर है या विरोधी है या सपोर्टर है, दोनों ही ये देखते हैं कि भाई अन्याय तो ये व्यक्ति कर रहा है, और उसको कहीं ना कहीं उसको एक तरीके से एक बाट, ये जिसको नापने वाला बाट होता है, वो तराजू में दूसरी तरफ शिफ्ट कर देता है। तो धीरे 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 जब बाट दूसरी तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाते हैं तो तराजू का पलड़ा जो ऊपर था वो नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। इसी तरह सरकारें बदलती हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने इस बात का संज्ञान लिया होगा कि भाई भाजपा को जो वोट है, और वैसे भी मैं खुला चैलेंज दे देता हूं, जो मोदी जी आप खुद कहते हो कि वोट मेरे नाम पे है,
मोदी के नाम पे मुझे देख करके वोट करो, कमल के निशान पे वोट करो। तो क्या जो है कुलदीप सेंगर और क्या जो है ब्रजभूषण शरण सिंह, इनको हटाइए, अच्छे लोगों को आप सामने लाइए, आपको हो सकता है जनता समर्थन दे दे। लेकिन अगर इसी तरीके से आप करते रहे तो निश्चित रूप से आप खुद अपनी कब्र खोद लेंगे और आने वाले चुनाव में जनता इसका कहीं ना कहीं, विशेषकर महिलाएं, इसका जवाब दे सकती थी। इसी वजह से इन्होंने ये सारे निर्णय अब आनन फानन में लिए हैं। जी, ये तो देखने वाली ही बात हो कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटेगा या नहीं, क्योंकि बीजेपी हमेशा फायदा चाहती है और वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है। ये पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा है। अगला सवाल राशिद जी आपसे करेंगे। जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह हो या टेनी हो या फिर सेंगर हो, बहुत सारे ऐसे नेता हैं कि बीजेपी में बैठे हुए हैं, बहुत से ऐसे कृत्य करके बैठे हुए हैं कि सामने हम बोल भी नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी अपने फायदे पे चलती है। और विपक्ष को मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, विपक्ष को एक बार सामने उस तरीके से आना चाहिए जिस तरह से मिमिक्री कांड में बीजेपी आई थी। आपने देखा होगा छोटी सी बात थी और उसको लेकर कितना बड़ा बवाल उठा था। तो क्या छोटे छोटे जो मुद्दे देखकर गठबंधन दरकिनार करती है, वही छोटे छोटे मुद्दे लेकर अगर सड़क पर दौड़े तो शायद 2024 के चुनाव में वो कहीं ना कहीं जीत के करीब होगी। क्या लगता है सर कि इन गठबंधन को भी ऐसी तैयारी करनी चाहिए, हर मिमिक्री कांड और हर छोटे मोटे कांड में थोड़ा सा सड़क पे आना चाहिए? गठबंधन के नेता सुष्मिता जी, मैं आपको बताऊं, मेरे से उम्र में बहुत बड़ा है लेकिन बेवकूफ है। वो इसलिए है, मैं बहुत बड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कि आज तक दुनिया में इतने ज्यादा इनोवेशन हो चुके हैं, ये पुरानी पद्धति पे चलते हैं। जी। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इतना हाईटेक कर चुकी है और वो लोगों के जहन को इस कदर तरीके से टेस्ट कर चुकी है कि उनको मालूम है कि ये लोगों का जो गुस्सा है, लोगों की जो मोहब्बत है, लोगों की जो नारेबाजी है, ये वक्ती होती हैं। वो पुराने जमाने लद गए जब जेपी उठा बिहार से और हिंदुस्तान के अंदर इंदिरा गांधी की सरकार पलट दी। वीपी सिंह ने राजीव गांधी से निकल करके बोफोर्स के मुद्दे पर पूरी सरकार को खड़ा करके फेंक दिया। वो जमाने लद गए। धर्म के नाम पे जो इनके पास अस्त्र है ना, उसकी कार्ड इस गठबंधन के किसी नेता पे नहीं है। ये करते ये हैं, छोड़ दीजिए इन तीनों नेताओं का नाम। टी राजा ने खुलेआम जो है बदतमीजियां की हैं मस्जिद के सामने खड़े होके, एक विशेष समुदाय की बच्चियों को लेकर गाली बकी है, उसको निलंबन उसका खत्म करके उसको टिकट देके जिताने का काम करता है। ये भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कि ये लोग जो हैं ये भूल जाते हैं, महीने डेढ़ महीने में सारे काम भूल जाते हैं। लिहाजा ये ना तो ब्रजभूषण का टिकट काटेंगे, याद रखिएगा मेरी बात, इसी चैनल पे मैं हूं आपके साथ। बिल्कुल। और चूंकि एक डेढ़ महीने में, क्योंकि सब उनको ये बहुत बड़ी सजा दे दी उन्होंने ब्रजभूषण को। अगर टिकट काटना होता तो बहुत पहले उसको जो है टीम से बाहर कर दिया जाता। अभी सर ने नाम लिया एक आदमी का, टेनी, वो तो चलो विशेष समुदाय को गाली बक रहा था, राजा नाम का व्यक्ति, उसने तो किसानों को ऊपर चढ़ा देने का आरोप है ना, क्या उसका राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार छीना? वो ठिठाई से और बदमाशी के साथ खुलेआम पत्रकारों के साथ भी बदतमीजी करता रहा और उसके बावजूद अमित शाह जी की उसके ऊपर ऐसी कृपा थी कि वो अपनी दबंगई के साथ रहा और खुलेआम कहता रहा सारी सीटें जिताऊंगा अपने आसपास की, और उसने जिताई भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये मालूम है कि वक्ती उबाल आते हैं और वक्ती उबाल को लेकर गठबंधन के नेता जंतर मंतर पे जमा हो जाते हैं। वहां पे जमा होकर सोचते हैं हमारे हाथ में बहुत बड़ी चीज मिल गई। आपको पता नहीं है जिस चीज में आप खेल रहे हैं ना, उसके वो मास्टर हैं। उन्होंने एक ऐसी चीज पकड़ी है आजाद भारत के बाद कि आजादी के आंदोलन की इतनी ज्यादा अलख नहीं जली थी अंग्रेजों के खिलाफ, जितनी अलख इन्होंने हिंदू समाज के अंदर जगा दी है कि हम राम राज्य लेकर आएंगे। आपको इसकी काट मिलेगी नहीं। अगर आप उसको इसकी काट मिलती है तो मालूम है होगा क्या, कांग्रेस आई को फिर कुछ ना कुछ बात करनी पड़ेगी। राहुल गांधी मंदिर में जाते हैं तो उनको झूठा साबित कर देते हैं। ये राहुल गांधी के जनेऊ के ऊपर पड़ जाते हैं। ये तो इनको तो मालूम ही नहीं है दरअसल अभी कि इनको राजनीति करनी कैसी है। देखिए, ये महिलाओं का मुद्दा है, इसको उठाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन देश के फिर भी बड़े बड़े मुद्दे हैं, वो आज तक इनकी समझ में आते हैं और ये बार बार दिग्भ्रमित हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बताइए कि एक ऐसा काम कर रही है कि जिस तरह से आप देखेंगी किचन के अंदर यदि कोई महिला काम कर रही होती है ना, मैं बहुत अजीब बात बता रहा हूँ, आधा मिनट की बात लगूंगा, उसका बच्चा जब उसको शरारत कर कर रोता है तो उसका वो जो है रोटी बनाने में ध्यान नहीं होता, तो मालूम है क्या करती है, वो ये करती है एक प्लेट और एक चिमटा या चम्मच उसके हाथ में दे देती है और वो टन 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 करता रहता है, ठीक है ना।
वो अपना काम कर लेती है। इनके हाथ में टन टन करके 2 एक चिमटा एक प्लेट दे देता है बार बार भारतीय जनता पार्टी का आला कमान, और ये टन टन करने लगते हैं। इनको मालूम ही नहीं है कि एक्चुअली में वो अपनी रोटी कौन सा पका रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, दुनिया के बाहर के इंडेक्सेस कहां पर लेकर आ गए। जब रोटी का मसला आएगा ना, कपड़ों का मसला आएगा, ये धर्म का मामला शायद भूल जाएं, लेकिन उसको प्रमुखता से उठाओ तो सही। उठाते कहां हैं? कभी उठाया, कभी इस मुद्दे पे चले गए, कभी उस मुद्दे पे चले गए। बताइए अडानी का क्या बिगाड़ पाए? अडानी की वजह से इनकी पर्सनैलिटी पे इतना सा भी दाग नहीं लगा अभी तक, बल्कि छत्तीसगढ़ में परसों कटाई शुरू हो गई है, आदिवासियों को वहां निकालना शुरू कर दिया है। तो इनको मालूम है, बताओ उससे बड़ा कोई मसला हो सकता था? अडानी का पूरी दुनिया ने उठाया है। अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर कितना पैसों का फ्लक्चुएशन हो गया, 10 लाख करोड़ रुपए से ऊपर से नीचे का फ्लक्चुएशन हो गया। लेकिन राहुल गांधी इस बात को चीखते रहे, निलंबन तक चले गए, देश ने कुछ नहीं किया। किसी जमाने में जगजीवन राम हुआ करते थे, एक नेता बाबू जगजीवन राम, उनकी एक छोटी सी बात थी, वो मैं बता नहीं सकता। मैं आपको बताऊं कि उन्होंने जाकर के केंद्र के सामने कहा कि अगर ये बात आ गई तो मेरा राजनीतिक जीवन खत्म हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में बलात्कारी हो, गाड़ी से चढ़ा देने का वाला मामला हो, लड़कियों के साथ उत्पीड़न करने वाला मामला, इनका कोई नेता निलंबन नहीं होगा, क्योंकि इनको ये मालूम है कि आदमी की, वोटर्स की, इनकी नफ्स पता है। इन्होंने धर्म का चोला पहन करके राम राज्य बनाने की बात चली जा रही है। अब इसको सोचना चाहिए गठबंधन को, ये तो लड़ा आपस में रहे अभी तक। अखिलेश यादव से जिस दिन भी इनका यहाँ पे समझौता हो गया ना, उत्तर प्रदेश में 63 की जगह 80 सीट आएंगी। लिख लीजिए मेरी बात आप, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी को ठाकुर, बनिया, पंडित वोट नहीं देता है। कांग्रेस का वोट जो 2-3-5% है, वो सब यही है। 15 सीट पर, 10 सीट पर अगर इत्तेफाक कर लिया और 70 सीटों पर कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं हुआ, तो वहां का जो 50,000, 40,000, 1,20,000 जो वोट है, परंपरागत वोट जिसको कहते हैं, वो कहां जाएगा बताइए? समाजवादी पार्टी को जाएगा क्या? वो असदुद्दीन ओवैसी को जाएगा क्या? बहुजन समाज को जाएगा? वो सीधा चला जाएगा भारतीय जनता पार्टी पर। इसीलिए मुलायम सिंह ने यह कहा था अखिलेश यादव से कि इनके साथ फैसला मत कर, अगर कांग्रेस के साथ रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस ने वहां फैसला किया। मेरे इस बात को इसी परिप्रेक्ष्य में है, ये सारा राजनीतिक मामला है। राजनीतिक मामला यह, ब्रजभूषण 3 सीटों पर नुकसान पहुंचा देगा, उसका वो टिकट नहीं काटेंगे। लिख लीजिए मेरी बात आप, वो ओम प्रकाश का नहीं काटेंगे। उन्होंने इतने से नेता अमित शाह जातिगत समीकरण बांधने में माहिर हैं। जब यहाँ आए थे पुष्पेंद्र जी के एरिया के अंदर ही जाकर के, सबसे पहले मुजफ्फरनगर के एरिया में आके उन्होंने क्या कहा था, 2014 से पहले जब प्रभारी बनाए थे, ये कहा था कि अब जो है बदला लेने का टाइम है। तो कहने का मतलब ये, तो ऐसे जज्बात भड़का के वोट ले लेते हैं। ब्रजभूषण का कुछ नहीं बिगड़ेगा मैम, और ब्रजभूषण का ना टिकट कटेगा। और रही बात आंदोलनों की, तो इस तरह के आंदोलन कि 1.25 साल का आंदोलन, मैंने आपको बताया 150 किसान हमारे शहीद हो गए, मुझसे ज्यादा मेरे ये सीनियर जानते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ का जाट सारा का सारा वहां चला गया। पश्चिम की बात कर रहा हूं मैं, आलू बेल्ट, गन्ना बेल्ट तो जो है थोड़ा कटा है, आलू वाला सारा किसान और जाट भी समेत सब चला गया भाजपा पर। तो इनको सब मालूम है, ये ब्रजभूषण का कुछ नहीं बिगड़ेगा, देख लीजिएगा। जी, बात करते हैं मध्य प्रदेश की। सर, मध्य प्रदेश में ऐसा चल रहा था कि इस बार कुछ तो बदलेगा, 18 साल में कुछ तो बदलेगा, लेकिन बदला क्या? फिर आई बीजेपी। हालांकि मामा मायूस हुए, लेकिन वजह क्या रही है कि जब हर जगह हवा बनी हुई थी, पेशाब कांड हुआ, सोशल मीडिया में लगातार चीजें चली, उसके बावजूद भी बीजेपी आ जाती। वजह क्या रही है? कहीं ना कहीं इनकी कमी रही है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री खुद रैलियां कर रहे थे, जितनी रैलियां कर रहे थे, उस हिसाब से आपको लगता है विपक्ष ने किया था? देखिए, अगर यही सब होता, कांग्रेस ने यही चीजें, अगर जो बीजेपी जो करती है, बीजेपी आप जो कह रही थी कि क्यों नहीं कांग्रेस या विपक्ष क्यों नहीं करता, ये एक बड़ी कमी है। वो इश्यूज को कैसे खड़ा कर लेते हैं। अभी आपने कहा कि वो जो इतने सारे सांसदों का निलंबन हुआ, उन्हें लोकसभा से बाहर किया गया, सदन से बाहर किया गया, वो इशू पर पूरे का पूरा इशू धरा रह गया और वो केवल एक जो मिमिक्री था वो पूरा मसला बन गया। तो ये दिक्कत यही है यहाँ पर कि ये नहीं कर पाते हैं। और ये फैक्ट है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की आप बात कर रही थी, तीनों ही राज्यों में जिस तरीके का एक सीन था, उस सीन के बाद मध्य प्रदेश भी पूरी तरीके से ये दिखता था कि यहाँ लोग नाराज हैं, जनता नाराज है, इश्यूज हैं। ये चीज छत्तीसगढ़ में भी दिखती थी, ये चीज जो राजस्थान में भी दिखती थी। ठीक है, वहां दोनों जगह सरकारें थी, उन सरकारों ने भी वो सारे काम किए थे जो वापसी करा सकते थे, जो फ्री बीज की बात होती, पूरा का पूरा एक स्थिति थी। लेकिन
सब कुछ होने के बाद वोट नहीं मिल पाया, और वोट ना मिल पाने की वजह अब क्या है, इसमें कई सारी शंकाएं कुशंकाएं तमाम उठाई है। कांग्रेस तो लगातार जो उसकी एक आरोप रहा है कि ईवीएम में कहीं गड़बड़ी रही है, ईवीएम ने हमें हरा दिया। अभी भी आज भी कांग्रेस लगातार यही बात बार बार कर रही है कि ये जो जनादेश जनता द्वारा दिया गया आदेश नहीं है, ये ईवीएम का आदेश है। तो वो तो अपनी एक अलग मसला है, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है सुष्मिता जी कि कांग्रेस या विपक्षी जो दल हैं वो इश्यूज को उसको उस तरीके से भुनाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश में आप पूछ रही हैं तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ दिग्विजय सिंह वो आपस में द्वंद्व कर रहे थे, झगड़े कर रहे थे। पूरी की पूरी जो जितना प्रचार हुआ उस पूरे प्रचार में अब तो क्या सब निकल गया, उस पर बात करना कोई बहुत उचित नहीं है। लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम कह सकते हैं कि अब कहीं कांग्रेस जो लोकसभा आ रहा है उसको कुछ ध्यान में रख के पिछली जो सबक है सबक नहीं लेती है। यहाँ 29 में से 28 सीटें 2019 में कांग्रेस हारी थी, उसके बाद भी अभी इतना बड़ा उसकी हार हुई, 163 सीटें हारी वो 2023 के चुनाव में, जिसमें उसको पूरी उम्मीदें थी। और यहाँ यही मानकर चल रहे थे कि ये तो चुनाव जो है जनता वर्सेस बीजेपी का है। कांग्रेस के जो एफर्ट्स होने थे वो एफर्ट्स में कमी रही है, इसका सीधा सीधा एक बड़ा कारण है जिसके कारण इतनी बड़ी हार होनी हो गई। और अब जो सामने 2024 है, 2024 को भी लेकर भी जो जितने भी अब होना चाहिए कि आपको उस पुरानी 163 की हार से कहीं सबक लेके सजग होकर आपने चेहरे जरूर बदले, लेकिन चेहरे अकेले बदल लेने से क्या मध्य प्रदेश में कुछ तस्वीर पलट पाएगी? आपको क्या यहाँ वैसी सफलता जो पहले कभी मिली है, आप बहुत लंबा अरसा है केवल यहाँ अगर हम 2009 देखें तो 2009 ही ऐसा एक दौर था जब 12 सीटें 29 में से जीत पाई थी। उसके पहले 2004 में भी हम 25 सीटें हारी थी, 2014 में ऐसे ही हालात बने और 2019 में भी कुछ ऐसे ही हालात बने, आपको बुरी हार का सामना करना पड़ा। तो अब पहली प्राथमिकता ये होना चाहिए कि आपको मध्य प्रदेश में कम से कम अगर आपको यहाँ लोकसभा में कुछ थोड़ा सा कमाल करना है, करिश्मा करना है, तो मत जाइए पूरी 29 सीटों पर, बिल्कुल भूल जाइए। आप 5, 7, 8, 10 ऐसी सीटों को चिन्हित कीजिए जहां पर आप कुछ कर सकते हैं। आप मोदी का जो जिस तरीके का एक मैजिक खड़ा किया जाता है उतना मैजिक आप डबल इंजन की सरकार की बात अभी से हो रही है। आज से ही उन लोगों का प्रचार तो तत्काल शुरू होता है, विधानसभा खत्म हुआ लोकसभा का शुरू हो गया। आज मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, यहाँ पर मोहन यादव की सरकार का। उसके पहले आज एक और प्रोग्राम था, वर्चुअली एक प्रोग्राम में मोदी शामिल हुए। मोदी ने एक मजदूरों, यहाँ एक मसला था इंदौर से जुड़ा, उसमें उन्होंने 240 करोड़ रुपए, उस बहुत पुराना मामला था, हुकुमचंद मील एक हुआ करती थी, उस हुकुमचंद मील के मजदूरों की पिछले करीब 2.5 दशक की लड़ाई थी, उसमें उसका मुआवजा दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं द्योतक है कि वो पूरी तरीके से जो कहते हैं ना कि बीजेपी 365 दिन 24 घंटे चुनावी उधेड़बुन में रहती है, वो लगी रहती है। लेकिन जो कांग्रेस है जिसको इतने सारे सबक मिले हैं वो कहीं सीखती नहीं है। मैं मध्य प्रदेश के आपने पूछा उसका उदाहरण नहीं, ये देश में हालात है। अगर आप सजग रहे, तत्कालीन पैनलिस्ट हमारे पूर्व के बोल रहे थे कि इश्यूज तो जनता तो बहुत जल्दी भूलती है, तो उसका जो स्मरण शक्ति है वो बहुत लंबी नहीं रहती, वो इश्यूज को तत्काल भूल जाया करती कुछ दिनों में, और नए इश्यूज आते हैं। अभी राम मंदिर सामने खड़ा हुआ है, तो इन सब से निपटने के लिए आपके पास देशव्यापी क्या ऐसी चीजें हैं, आप क्या कर सकते हो, क्या अलग दे सकते हो? 2-2.5 महीने का वक्त है आपके पास सिर्फ। तो जब तक आप चेतोगे नहीं, पुरानी जो आपकी आपको जो दिक्कतें हुई हैं या आप जो हार है या आप डेंट लगे, सबक नहीं लेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ही हालात लगातार बनते रहेंगे, बाद में आप ईवीएम को दोष दीजिएगा या आप जो आपके आरोप है आरोप और प्रत्यारोप तक मामला सीमित हो जाएगा कि अगर हम आपस में एक होते तो नहीं ऐसी स्थिति पैदा होती। तो सबक ले यदि कांग्रेस तो बात बन सकती है। सुष्मिता जी। बिल्कुल, पुष्पेंद्र सर कुछ कह रहे थे आप? जी, आपने मध्य प्रदेश की बात पूछी। मैं जो विपक्षी गठबंधन है उसमें एक दूसरे को एकोमोडेट ना करने की जो एक प्रवृत्ति है, उदाहरण मैं बताऊं, मैंने स्वयं जो है ये चंद्रशेखर की पार्टी के लिए कांग्रेस से नेगोशिएशन मध्य प्रदेश के लिए और राजस्थान के लिए की थी। तो पहले 10 सीटों पे बात हुई, 8, 7, 6, 5, 1 इस तरीके से, फिर उस चीज को हमने छोड़ दिया और राजस्थान में हमने हनुमान बेनीवाल की पार्टी के साथ गठबंधन किया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस 9 लाख वोट से ओवरऑल भाजपा के मुकाबले कम रही और ये गठबंधन लगभग 13.5 लाख वोट ले गया। इसमें हमने कम्युनिस्ट भी हम शामिल कर लें
और जो आदिवासी पार्टी उसको शामिल कर ले तो 28-30 लाख वोट बनती है। तो अगर ये इनको शामिल कर लेते, जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने वहां कुछ सीटें 4-5 मांगी थी, हमें जानकारी थी, उस टाइम नेगोशिएशन चल रही थी, तो कम से कम एकोमोडेट कर लेते। तो एक तो एकोमोडेट ना करना, दूसरा विपक्ष की बात ये कड़वी लगेगी, लेकिन विपक्ष की अधिकतर पार्टियों की कमान पारिवारिक राजकुमारों के हाथ में है, और जब तक पारिवारिक राजकुमार डोमिनेट कर रहे हैं, वो उतने तरीके से जो है भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते, मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। जो नीचे से पहली पीढ़ी के छन के नेता, संघर्ष करके नेता आते हैं, उसका जब आप अपनी विरासत को किसी को सौंप देते हो, तो वो चीज कभी भी इस तरह की नहीं आ पाएगी। और हमारे देश के लोकतंत्र का ये बहुत बड़ा नासूर बन गया है, और लोकतंत्र में कहीं नहीं है, संविधान में कहीं नहीं है कि साहब एक नेता होगा, फिर उसका बेटा नेता होगा, उसी पार्टी का अध्यक्ष, फिर उसका पोता बनेगा। ये जो चीज हो रही है, इसकी वजह से भी जो एफिशिएंट और अच्छे नेता हैं वो आगे नहीं आ पा रहे। टैलेंट की किलिंग हो रही है, कि टैलेंट समाप्त की जा रही है, और फिर वो उन मुद्दों को उस तरीके से, मुद्दे बहुत हैं लेकिन मुद्दों को उठा करके आगे कन्वर्ट करने में ये लोग सक्षम नहीं है। किसान आंदोलन में हमने संघर्ष किया, पहलवान आंदोलन में हमने संघर्ष किया, लेकिन आगे जो कन्वर्जन करना है वो पॉलिटिकल पार्टीज को करना है। उनकी कमान है पारिवारिक राजकुमारों के हाथ में, वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते। अब मैं गारंटी दे रहा हूं, अब क्रिसमस है, न्यू ईयर तक, क्रिसमस प्लस न्यू ईयर मिलाकर के काफी सारों की लोकेशन पता करोगे विदेश में निकलेगी, और इन लिए लोग लग गए अगले दिन से चुनाव में, अगले चुनाव के लिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी देश का जो नागरिक है या देश के लोकतंत्र को समझनी पड़ेगी कि जब तक पारिवारिक राजकुमारों का पतन और निष्कासन नहीं होगा, आप आसानी से भाजपा का मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। घरों से निकलना पड़ेगा और सबसे ज्यादा विदेश को अवॉइड करना पड़ेगा, वो विपक्षी दल कर नहीं पाती। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सभी का, बहुत अच्छी चर्चा में शामिल हुए। तो आप देख रहे थे आज डिबेट। इस डिबेट में खास तौर पर बातचीत जो भी हुई, उसमें ये समझ में आ गया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का 2024 में क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात और गौर करने वाली है कि गठबंधन को कहीं ना कहीं सड़क पर आना चाहिए और बाहर निकलना चाहिए। जो मुद्दे हैं, वो जो मुद्दे रोजगार के मुद्दे हैं, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं, उसको लेकर बात करनी चाहिए। तभी 2024 में मोदी के सामने खड़े हो पाएंगे, क्योंकि बीजेपी के सामने अभी राम मंदिर का मुद्दा बहुत बड़ा है। ऐसे ही चर्चाएं होती रहेंगी। कल भी ऐसी ही चर्चा होगी, ऐसी खास विषय में चर्चा होगी। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।